Hello everyone. So today we are going to start with the balancing of chemical equation, but before that we'll see कि हमारे पास कुछ limitations रह गई हैं, कुछ हमारी जो chemical equations हैं उसमें हमें कुछ information जो है वो provide नहीं की गई है, तो उसको more informative बनाने के लिए हमें उसमें क्या क्या और चीज़ें ऐड करनी है। जैसे हमारे पास अगर state mention नहीं है, इफ स्टेट इज नॉट मेंशन्ड, सपोज हमारे पास ये वाला रिएक्शन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हमारे पास रिएक्शन है और हमें क्या मिल जाता है, अमोनिया मिल जाता है। तो यहाँ पे ना इनकी स्टेट भी अगर मेंशन हो तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि हमारे रिएक्टेंट कौन से स्टेट में है और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कौन सी स्टेट में है। तो उससे हमें एक और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि जो हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से फेज में आपको मिल रहे हैं। तो जब इस रिएक्शन को देखा गया तो सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, सब हमारे पास गैसियस स्टेट में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे जिंक है, जिंक का HCl के साथ हमने रिएक्शन कराया और हमें मिल जाता है जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। तो इनका भी स्टेट मेंशन नहीं है, तो जिंक मेटल है हमारे पास, सॉलिड स्टेट में होगा। HCl जो है हमारे पास एक्वस स्टेट, पानी में लेते हैं आप इसको, और ये जो है हमारे पास ये भी एक्वस स्टेट में ही है। आपके पास जिंक क्लोराइड जो होता है इट इज अ सॉल्ट, तो पानी में डिजॉल्व, क्लियर है। और हाइड्रोजन कौन सी फॉर्म में होगी आपके पास, कौन सी स्टेट में होगी, दैट इज इन गैसियस स्टेट। तो अगर स्टेट्स मेंशन है तो ज़्यादा आपके पास उससे आपको पता चलता है कि किस तरह का हमारे पास रिएक्शन है, किस तरह के उनके स्टेट्स हैं, क्लियर है। उसके बाद कहता है कि जैसे हमारे पास यही वाला रिएक्शन ले लेते हैं हम, अगर हमने कोई एसिड लिया है और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन भी अगर उसमें मेंशन है कि हमने किस तरह का एसिड लिया है, डाइल्यूट लिया है या कॉन्सेंट्रेटेड लिया है, तो ये चीज़ भी एक इंफॉर्मेशन ऐड कर रही है इसमें, क्योंकि हमारे पास दो तरह के एसिड्स हम बना सकते हैं जो आपको लैब में प्रोवाइड, मतलब जो आते हैं ना पीछे से, वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं और हम उनको क्या कर सकते हैं, उनको डाइल्यूट कर सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ वाटर। पर ऐसा नहीं कि कोई भी एसिड लिया उसमें पानी ऐसे डाल दिया, ऐसा नहीं करते हैं हम क्या करते हैं, हम कभी भी एसिड के अंदर पानी ऐड नहीं करते। हम क्या करते हैं कि अगर हमें मान लीजिए कोई एसिड है, और मुझे सपोज आई हैव HCl, मेरे पास HCl है, मुझे डाइल्यूट करना है उसको, कि भाई हमारे पास टोटल वॉल्यूम जो है 100 ml बनना चाहिए, जिसमें से 10 ml मेरे पास क्या होना चाहिए, HCl, और 90 ml क्या होना चाहिए, वाटर। तो हम कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि एसिड लिया और उसमें पानी ऐड कर दिया। रीज़न कि वो वाला जो एडिशन है, जब आप एसिड में पानी ऐड करते हैं, दैट इज क्वाइट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट रिएक्शन इज क्वाइट विगरस। बहुत ज़्यादा आपके पास उसमें एनर्जी जो है प्रोड्यूस होता है, हो सकता है वो आपका एसिड फ्लश आउट होके आपके ऊपर गिर जाए, तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम ऐसा कभी भी नहीं करते हैं कि एसिड के अंदर हम क्या डालें, वाटर ऐड करें। ऑलवेज हम वाटर के अंदर क्या ऐड करते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो एसिड का ऐड करते हैं, है तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दैट रिएक्शन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। व्हेन वी ऐड few drops of acid in water, that is also exothermic, but उतना एक्सोथर्मिक नहीं है जितना हमने पीछे वाला प्रोसेस बोला कि हम एसिड में क्या डाल दें, पानी डाल दें। क्लियर है। आपसे कोई पूछ ले कि ऐसा क्यों नहीं करते हैं, एसिड में पानी क्यों नहीं डालते, पानी में एसिड क्यों डालते हैं आप थोड़ा थोड़ा करके और उसको स्टिर क्यों करते रहते हैं, तो रीजन फॉर दैट इज व्हाट, कि भाई जब आप एसिड में पानी डालेंगे, दैट इज क्वाइट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्वाइट विगरस रिएक्शन। एसिड में फ्लश आउट फ्रॉम द बीकर एंड वहां पे किस चीज के चांसेस हैं, एक्सीडेंट होने के, मतलब जलने वलने के चांसेस है, आप जल सकते हैं ना। क्लियर है, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे ये जो एसिड स्टार्टिंग में है ये कॉन्सेंट्रेटेड, तो हम इस तरह से मेंशन करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड के लिए हम लिखते हैं CONC डॉट, और जब आपने उसको डाइल्यूट कर दिया, उसमें पानी डाल दिया है, पानी में उसको डाल दिया है, तब आप एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज डाइल्यूट। ऐसा एसिड जो है वो इतना हार्मफुल नहीं होगा, मतलब गिर विर भी जाएगा आपके ऊपर, तो इतने ज़्यादा मतलब कुछ जलेगा वलेगा नहीं,
बट फिर भी स्टिल हमें वो प्रिकॉशंस लेनी होती हैं जब भी लैब में जाते हैं। ग्लव्स पहनिए, गॉगल्स लगाइए, है ना, ऐसा सब करना पड़ता है आप लोगों को। अनमोल, आपको नींद आ रही है? अनमोल गुलेरिया, नींद आ रही है? अच्छा, पहले बोला यस मैम। कोई बात नहीं है, बंद करिए क्लास और सो जाइए। तो हम ये वाले टर्म्स यूज करते हैं कि एसिड कैसा है, डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अभी जो एक रिएक्शन हमने लिखा, इट इज बिटवीन जिंक विच इज इन सॉलिड स्टेट, यहाँ पे ना हम डाइल्यूट HCl लेते हैं। कुछ रिएक्शंस जो हैं आप कैरी आउट करते हैं विद व्हाट, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ आप रिएक्शंस को चलाते हैं, बट बहुत कम रिएक्शंस आपको मिलेंगी वैसी, ठीक है। एक्वस मिल जाएगा, जिंक क्लोराइड एक्वस फॉर्म में है, प्लस हाइड्रोजन इन गैसियस फॉर्म। हम पहले रिएक्शंस लिखते थे तो उसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं करते थे कि उसका क्या स्टेट है या हमने किस तरह का एसिड लिया है, बट जब आप रिएक्शन की थ्योरी पढ़ते हैं ना, तब आपको बताया जाता है कि यू हैव टू टेक you have to take dilute HCl in this reaction, this is in aqueous form, this is in gaseous state and so on, सब कुछ बताता है। क्लियर है? अब इसके आगे हम एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करेंगे कि अगर आपकी रिएक्शन का कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है, कोई पर्टिकुलर प्रेशर है, या फिर रिएक्शन जो है किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है। अब कैटलिस्ट जानते हैं आप क्या होता है? कैटलिस्ट के बारे में पता है कुछ? एनी आइडिया? हाँ ना में बोल दो ना, एकदम से बोल दो, फिर मैं बताऊं आपको अगर नहीं पता है किसी को भी। ठीक, चलिए कैटलिस्ट देख लेते हैं क्या होता है। मान लीजिए यही रिएक्शन है, सपोज, नहीं ये वाला नहीं लेते, हम ले लेते हैं वो अमोनिया वाला रिएक्शन ले लेते हैं, उसमें कैटलिस्ट यूज होता है ना। क्या कह रहे हैं अनमोल महाजन? अपना वीडियो ऑन करें जरा, मुझे भी देखना कौन है आप। चलिए बोलिए, अच्छा रहने दीजिए, बोलिए। ओके, ठीक है। पहले तो ना हम इसको बैलेंस कर लेते हैं ना। नाइट्रोजन 2 है यहाँ पे, और उधर कितना नाइट्रोजन, आपको कितने एटम्स दिख रहे हैं नाइट्रोजन के? ओनली 1। बैलेंसिंग सीखी है, चलिए रहने दीजिए, बैलेंस करना रहने दीजिए, अभी बैलेंसिंग बाद में सीखते हैं। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड मॉलिब्डेनम, and the temperature for this reaction is I think 600 Kelvin. No, it is 723 Kelvin, and pressure for this particular reaction is 600 atmospheric pressure. तो कहता है एक चीज पहले ये जानिए कि अगर हमारे पास कोई टेम्परेचर 723, अगर आपकी कोई रिएक्शन जो है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर प्रोसीड हो रही है, कोई पर्टिकुलर उसका प्रेशर है, और ये जो ऊपर लिखे हैं ना आयरन और मॉलिब्डेनम, ये आयरन यहाँ पे कैटलिस्ट है और मॉलिब्डेनम यहाँ पे प्रमोटर है। तो इस रिएक्शन में या किसी भी रिएक्शन में अगर आपको टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है, कोई कैटलिस्ट है या कोई प्रमोटर है, देन वेयर यू हैव टू राइट दैट, ये जो एरो है इसको ऊपर नीचे ही लिखना है आपने उसको। अगर ऐसी कोई एक्सटर्नल कंडीशंस हैं ना आपकी टू कैरी आउट अ केमिकल रिएक्शन, तो वो कहाँ पे लिखनी है आपने? एरो जो बना होता है ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, उसके ऊपर और नीचे लिख सकते हैं। क्लियर है? तो अब देखो भाई कैटलिस्ट क्या होता है। जो अनमोल महाजन ने बताया ना, ये ठीक बताया है। कैटलिस्ट ना कुछ सब्सटेंसेस होते हैं आपके पास which increase the rate of reaction, या speed लिख लीजिए आप, rate
पे अगर मैं चली गई तो फिर ये पूरा लेक्चर रेट पे चला जाएगा। द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट undergoing any chemical change in itself. अब हमारे पास ना केमिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो बहुत स्लो होती हैं। कैसी होती है? बहुत स्लो 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 स्लो। जैसे रस्टिंग की बात करें ना, हम रस्टिंग पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने, रस्टिंग देखा है आपने, पढ़ा हुआ है कभी? Yes, ma'am. तो रस्टिंग क्या है? एक स्लो प्रोसेस है कि फास्ट प्रोसेस है? आप एकदम से आयरन के किसी आर्टिकल को बाहर रखते हैं, मॉइस्चर में एक्सपोज करते हैं, तो एकदम से उसके ऊपर वो ब्राउन सी लेयर बन जाती है कि टाइम लगता है? देखा कभी आपने? आयरन का कोई आर्टिकल है, लोहे का कोई ऑब्जेक्ट है ना आपके पास, कोई भी चीज है लोहे की, आप उसको बाहर रखते हैं, एक्सपोज करते हैं टू द मॉइस्चर एंड टू द एयर, तो क्या उसमें एकदम से ब्राउन सी लेयर बन जाती है कि टाइम लगता है उस लेयर को बनने के लिए? टाइम लगता है ना। तो देखो कितना स्लो प्रोसेस है वो। ऐसा नहीं है कि भाई 10 दिन में ही लग जाएगा या आपके पास महीने में लग जाएगा, वो काफी टाइम लेता है। समझ रहे हैं? तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। आयरन एक आपके पास मेटल है और वो किसके साथ रिएक्ट कर रही है? वाटर कंटेंट है आपका और क्या है? ऑक्सीजन है, उसके साथ वो क्या करता है? रिएक्ट करता है और फिर जाके रस्ट बनती है ना। और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे रस्ट बनती जाती है वैसे वैसे उसकी स्ट्रेंथ जो है आयरन की वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है, मतलब वो कमजोर होता जाता है ना। होता है ऐसा? तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो स्लो चलती हैं। तो हमें ना मान लीजिए आप रिसर्च में चले जाते हैं, आप अपना केमिस्ट्री को चूज कर लेते हैं और आगे भी चाहते हैं कि मुझे इसी एरिया में जाना है, तो जैसे अब ये रिएक्शन लिखी हुई है, ये भी किसी ने प्रूव की हुई है, किसी ने इसके ऊपर काम किया हुआ है, तभी आपको बताई गई है कि भाई ये प्रूव्ड रिएक्शन है, तभी आप इसको पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा था ना कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या होनी चाहिए? एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड होनी चाहिए, तभी आप उस चीज को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर रिएक्शन वैलिड ही नहीं है तो उसको पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है? तो जब इस पे काम किया गया ना, नॉर्मली रिएक्शन लगाई गई, नाइट्रोजन लिया और हाइड्रोजन लिया ना और उनको रिएक्ट कराया गया, तो इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम। रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगा। फिर कंडीशंस को वेरी करके देखा जाता है। हो सकता है रिएक्शन 10-12 महीने लेती हो प्रोसीड करने में, विदाउट एनी कैटलिस्ट और विदाउट एनी टेम्परेचर और प्रेशर। अब किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। जब भी आप रिसर्च में जाते हैं ना और आप कोई रिएक्शन कराना चाहते हैं, प्रोसीड करना चाहते हैं, तो आपको ना उसको टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है? उसको चेक करना पड़ता है कि क्या मुझे रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब 10 महीने कौन बैठा रहेगा? 10 महीने कौन रोज लैब में जाएगा और 5-5 मिनट बाद उस रिएक्शन मिक्सचर को देखेगा और बोलेगा कि हाँ मुझे प्रोडक्ट मिलना शुरू हुआ। तो कुछ ऐसे आपने उसके साथ चीजों को सब्जेक्ट कर दिया, उसको जोड़ दिया कि उनसे उसका रिएक्शन रेट जो क्या हो गया? फास्ट हो गया, रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई। तो कुछ सब्सटेंसेस जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, द सब्सटेंसेस व्हिच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन, क्लियर है? उनको हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। बट वो खुद व खुद क्या होते हैं? खुद व खुद वो केमिकली रिएक्ट नहीं होते। बाद में आप उस कैटलिस्ट को वैसे क्या रिकवर कर लेते हैं, निकाल लेते हैं वहां से। सिर्फ उसका काम क्या है? स्पीड को बढ़ाना। स्पीड बढ़ाई, जैसे मैंने बोला कि मान लो ये रिएक्शन आपकी 10-12 महीने में हो रही है और जब आपने उसमें कैटलिस्ट डाला, हो सकता है ये 2 दिन में हो जाए, हो सकता है 4 दिन में हो जाए। क्लियर है? तो आपके पास जो कैटलिस्ट है वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं और इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है हमारे पास वो आयरन है। Iron is a catalyst over here.
जिसने इस रिएक्शन की स्पीड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। मॉलिब्डेनम इज अ प्रमोटर। प्रमोटर क्या होते हैं, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। कैटलिस्ट ना बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, अगर आप रिएक्शन को और फास्ट कराना चाहते हैं तो आप कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दीजिए, और एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी हम ऐसे सब्सटेंसेस डालते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रमोटर। क्या कहते हैं, जो किसी चीज को प्रमोट करे, आगे से आगे बढ़ाए। किस चीज को बढ़ा रहा है प्रमोटर, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को। कैटलिस्ट वैसे तो एक्टिव है, बट और अगर आपने बढ़ाना है उसको और रिएक्टिव बनाना है तो आप क्या डालते हैं, प्रमोटर। और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज करते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉइजन या इनहिबिटर। लिख लीजिए इस चीज को, द सब्सटेंसेस व्हिच डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट आर नोन एज इनहिबिटर पॉइजन। ठीक है, क्लियर। द नेक्स्ट वन इज, जो आपके पास कुछ रिएक्शन, जैसे आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है ना कि भाई हमारे पास कुछ रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शन में हीट जो है इवॉल्व होती है, उनको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और द रिएक्शंस विच रिक्वायर द हीट उनको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। पढ़ा हुआ ऐसा, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। क्लियर है आपको? अगर नहीं क्लियर है तो देखेंगे। क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस? कुछ ऐसे रिएक्शंस जिनमें क्या हीट इवॉल्व हो, मतलब हीट निकले। कंबशन ऑफ अ फ्यूल इज एन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप लकड़ी जलाते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक। उसमें से हीट निकलती है ना, आप सेकने भी बैठोगे तो आपको लगेगा कि हाथ गर्म हो रहे हैं, करते हैं ऐसा, सर्दियों में होता है ना। या आप गैस ही जला रहे हैं, आपने गैस का बर्नर ऑन किया तो क्या हीट मिलता है उससे कि नहीं मिलता है? दैट इज ऑल्सो अ कंबशन ऑफ फ्यूल। अब वो अमाउंट कैसे मेजर करते हैं, वो जो जिन्होंने कोई पर्टिकुलर रिएक्शन कराई होगी उनके पास ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे पता चल जाता है हमें कितना हीट मिल रहा है। समझ गए? आप नहीं, नॉर्मली नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं उसको कितना हीट निकल रहा है कि भाई मैंने इतना किलो मैंने कोल जला दिया, मैंने कोयला जला दिया है, मुझे कितनी हीट मिली। हम तो नहीं कैलकुलेट कर सकते ना इस चीज़ को। तो जो आपकी हीट को मेजर कर रहा है आपके पास, वो कैलोरीमीटर होता है, वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप मेजर कर सकते हैं कि इतना हीट निकल रहा है। क्लियर है यार बच्चों? आपका मतलब आधा टाइम तो इसी में निकल जाता है, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑफ करो, कैमरा ऑन करो, मतलब ये गेम चलता रहता ना। पढ़ने पे ध्यान दो, कैमरा ऑन रखो या तो ऑफ रखो ना। बस आधा टाइम इसी में निकल जाता है, आगे हो रहे हैं फिर उसको ऑन कर रहे हैं, फिर बंद कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं ना। बताइए भाई, रुचिका चौधरी, कल भी पूछा था तो भाग गई थी आप क्लास से। रुचिका, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जानती हैं क्या होती हैं? रुचिका, रहने दीजिए, लेट इट बी। तो हमारे पास रिएक्शंस पता होने चाहिए कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, जैसे आपके पास यही वाली रिएक्शन है कि कार्बन का कंबशन किया
क्या बन जाता है भाई आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है ना। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही थोड़ी मिलती है आपको फ्यूल को क्या करने पे, बर्न करने पे। आपको उसके साथ लाइट एनर्जी भी मिलती है, हीट एनर्जी भी मिलती है ना। आग जलाते हैं तो लाइट भी आती है ना आग की, और हीट भी मिलती है, गर्मी भी लगती है ना। तो दैट हीट एनर्जी आप यहां लिख सकते हैं उसको। जब ऐसा हो ना कि भाई प्रोडक्ट के साथ साथ में क्या है, हीट भी निकली है, तो सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर व्हाट, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये एक्स्ट्रा हीट उसमें से निकली है प्रोडक्ट बनने के बाद। क्लियर है? और एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में मान लीजिए मेरे पास दो रिएक्टेंट हैं, और ये रिएक्टेंट जो है आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे, नॉर्मली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आपको क्या करना पड़ रहा है? उनको सप्लाई देनी पड़ रही है हीट की। आपको क्या करना पड़ रहा है? उनको एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है टू कैरी आउट दैट रिएक्शन। तब जाके वो क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। तो अगर आप ऐसा करते हैं ना कि इस तरफ रिएक्टेंट के साथ उस रिएक्टेंट को क्या प्रोवाइड करते हैं? हीट प्रोवाइड करते हैं। तो सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कैसी रिएक्शंस हैं? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरे तरीके से। ये लिख लिया आपने, लिख लिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस बी सी माइनस जो भी हीट थी। ठीक है? अगर प्रोडक्ट वाली साइड में हीट ऐड हुई है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर रिएक्टेंट वाली साइड में हीट ऐड हुई है तो वो कैसी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। या फिर ऐसा है कि प्रोडक्ट वाली साइड में से हीट माइनस हो गई है तो वो क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर प्रोडक्ट की टर्म में बात करनी है तो प्रोडक्ट में जब हीट आपका एडिशनल है, प्लस में है, तो दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। और अगर उसमें से हीट माइनस हो रहा है तो दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इज इट क्लियर? तो अगर ऐसा दिया है ना तो आपको एक चीज और पता चल जाती है कि रिएक्शंस कैसी हैं, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज sometimes we have the reactions which are slow and fast। तो कैसे पता चलता है? अगर उनके एरो के ऊपर लिखा हो ना कि स्लो, उनके एरो के ऊपर लिखा हो फास्ट, तो हमें पता चल जाता है कि ये रिएक्शन स्लो है और ये रिएक्शन फास्ट। क्लियर है? बाकी उसमें और कुछ नहीं हम करेंगे। आगे आपके पास है, आपके पास कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो रिवर्सिबल होती है नेचर में। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि पहले आपके रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बन जाता है, फिर वो प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट का डिकम्पोजिशन हो गया, तो आपस में रिएक्ट हो गए, तो वो वापस क्या बना देते हैं? जो आपने रिएक्टेंट लिए होते हैं। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी भी हैं हमारे पास जो पहले रिएक्टेंट रिएक्ट होके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं, और फिर प्रोडक्ट जो है वो क्या बना देता है दोबारा से, जहां से रिएक्शन स्टार्ट हुई थी। तो सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज रिवर्सिबल, जो रिवर्स हो जाए। पहले ए से बी पे पहुंचे, फिर बी से फिर कहां पहुंच जाते हैं? ए पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को देखिए कैसे लिखते हैं। हमारे पास ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये मैंने बैलेंस करके लिख दिया। अब आप पीछे भी कर सकते हैं चेंज इसको। ये रिएक्शन जो है ना, वो आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये जो आगे की तरफ चल रही है इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड रिएक्शन या फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये पीछे की तरफ जो आ रहा है वो क्या है? बैकवर्ड। अगर मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड अलग अलग लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, उसमें हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन रहा है? अमोनिया बन रहा है बाय द रिएक्शन ऑफ दिस। यहां सिंपल एरो लगाएंगे आप, एक सिंगल एरो। ये वाली चीज देखो ना, ये क्या? आधा एरो इधर को, आधा इधर को है। पूरा नहीं लगाया, ये पूरा है, क्योंकि हम अलग से लिख रहे हैं फॉरवर्ड रिएक्शन को। ठीक है?
और अगर मैं बैकवर्ड अलग से लिखना चाहूँ तो बैकवर्ड में देखो भाई रिएक्टेंट क्या होगा, बैकवर्ड उधर से चली वो रिएक्टेंट की तरह काम करेगा, है ना, इधर को चल रहा है तो वो रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट होंगे बैकवर्ड रिएक्शन में। क्लियर है? इज इट क्लियर? तो जब आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में वैसा एरो लगता है, आधा आगे को और आधा पीछे को। क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? Now come to the next topic. It is balancing of chemical equation by hit and trial method. तो आपने सीखा भी हुआ पहले। हिट एंड ट्रायल मेथड से, हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है कि कोई भी आपको लग रहा है, जैसे एक स्ट्राइक आपके माइंड में हो जाता है कि मैं 2 लगा दूं या 4 लगा दूं या 5 लगा दूं। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन लिखते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड में आपके पास कुछ रूल्स हैं जिससे हम अपनी इक्वेशन को इजीली क्या कर सकते हैं, हम बैलेंस कर सकते हैं। तो कहता है कि सबसे पहले तो आपने जैसे आपको बोल दिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो रहा है और आपको क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। तो आपने लिख दिया, उन सिंबल्स के टर्म में लिख दिया, उनके केमिकल फॉर्मूलाज लिख दिए। हाइड्रोजन को H2 लिखेंगे, ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे और वाटर का फॉर्मूला आपको पता है, इट इज H2O। क्लियर? उसके बाद आप क्या देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके, द फर्स्ट रूल कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे आप किसके हैं। तो उसके लिए आप ऐसा बनाते थे ना, 10th में कुछ ऐसा करा होगा आपने कि यहाँ पे एलिमेंट लिखा, यहाँ पे रिएक्टेंट और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में उसका कितना कितना नंबर है वो लिखते हैं। एलिमेंट देखो कौन कौन से, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो अलग अलग नहीं लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे आप हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। H2 और O2 की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, H एंड O। सी ऑन द रिएक्टेंट साइड हाउ मेनी H, 2, हाउ मेनी ऑक्सीजन, 2। क्लियर? ऐसा करते थे। नाउ सी ऑन प्रोडक्ट साइड हमारे पास हाइड्रोजन कितना है बच्चे, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1। अब बैलेंसिंग हम क्यों करते हैं, वाई टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें क्या करना होता है, हमारा जो बेसिक जो लॉ है जिसके ऊपर आपकी सारी की सारी केमिस्ट्री, मतलब 5-6 लॉज हमने पढ़े भी है ना, स्टार्टिंग में पढ़े, तो उनके ऊपर बेस है, तो उस चीज़ को फॉलो करने के लिए हमें बैलेंसिंग करनी पड़ती है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि रिएक्टेंट साइड में जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड में भी उतने ही होने चाहिए। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट in the reactant side should be equal to the number of atoms of that particular element in the product side. होता है ऐसा? ऐसा होता है। तो अब यहाँ पे इस टेबल को देखने से मुझे क्या लग रहा है कि भाई हाइड्रोजन तो हमारे बराबर हैं, बट जो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स है ना दोनों साइड, वो बराबर नहीं। अब हम उनको क्या करेंगे, बराबर करेंगे ना।
एक चीज और आप ध्यान में रखेंगे कि जब आप बैलेंसिंग करते हैं तो आपका ये जो 2:1 है ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, ये नहीं हिलना चाहिए, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपने एक लॉ पढ़ा था ना कि केमिकल कॉम्पोजिशन जो डेफिनेट होता है, जो एटम्स हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ऐसे नहीं आप उसको बदल नहीं सकते। क्लियर है? तो जब भी आपने वो नंबर बराबर बनाने हैं ना, तो यहाँ स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करना उतने से, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। ऐसे नहीं कि तुम यहाँ 2 लगा दो बोलो बराबर हो गया, कॉम्पोजिशन हिल जाएगा ना। अगर मेरे पास H2 अगर मेरे पास H2O है, इसमें देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कौन से प्रोपोर्शन में है, 2:1, ऐसा है। ये नहीं हिलना चाहिए, ये डेफिनेट जो प्रोपोर्शन है वो नहीं हिलना चाहिए। कि आप बोलो कि मुझे ऑक्सीजन 2 बनाना, इधर तो ऐसा करता हूं कि या ऐसा करती हूँ इधर 2 लगा देती हूँ, कॉम्पोजिशन हिल गया। अगर मैं ऐसा कर दूं तो फॉर्मूला भी हिल गया मेरे पास, और जो कॉम्पोजिशन था इनका डेफिनेट वो भी हिल गया, 2:2 हो गया, जो क्या निकल के आ गया 1:1। तो ऐसा नहीं करेंगे। जब भी आपने बैलेंस करना है आपको इसको पूरे को, क्योंकि ये देखिए ना ये बॉन्डेड फॉर्म में है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा आपको? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाना पड़ेगा। अब इसको देखो, आगे देखो, बैलेंस करने के लिए बच्चे मैंने 2 लगा दिया। अब इस 2 से कैसे मल्टीप्लाई होता है? जितने नंबर ऑफ एटम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के हैं उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2:1 जा 2 हो जाएगा। क्लियर है? इस 2 से जितने भी नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के, उनको क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए। रेशो वही रही ना, 2:1 में ही रहा ना, रेशो तो नहीं आपकी चेंज हुई। क्लियर है? अरे ये क्या बन गया इधर? अब देखो हमने उधर 2 से मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन को तो बराबर कर दिया, पर हमारा हाइड्रोजन का जो नंबर था वो हिल गया ना। हाइड्रोजन पहले तो बराबर थे 2 और 2, अब उधर 4 हो गए, और इधर कितने रहे? 2। इधर 2 ही है ना अभी तक, रिएक्टेंट वाली साइड में 2 ही है और उधर 4 हो गया। अब इनको भी बराबर करना है, कैसे बराबर करेंगे? 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्या बैलेंस करने के बाद आपके पास नंबर ऑफ एटम्स बराबर है ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑन रिएक्टेंट साइड एंड और प्रोडक्ट साइड 4। बैलेंसिंग के बाद देख रहे हैं अब हम 4 2, उधर भी कितने, सॉरी इट इज 4, ऑक्सीजन कितना 2 और इधर भी कितना 2। तो ये एक कैसी इक्वेशन है? एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। टू फॉलो विच लॉ? दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए और इक्वेशंस लिखते हैं, देखते हैं बैलेंसिंग आती है हमें करने या नहीं। It's barium chloride plus, sorry, it is barium sulfate plus NaCl। एक रिएक्शन है बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, and the product is what? Barium sulfate and sodium chloride. First of all you have to make a table। यहाँ पे वैसे अब टेबल नहीं आपको बनाना है, अब आप बड़ी क्लास में चले गए हैं, बट स्टिल सीखने के लिए बनाना पड़ेगा कुछ बच्चों के लिए। एलिमेंट लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड में लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे। देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? बेरियम, Cl, सोडियम
सल्फर और ऑक्सीजन। दिख रहा है आपको, विजिबल है यहां तक? रिएक्टेंट साइड में वेरियम देखिए कितना, 1, कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब 1। इधर देखिए कितना है, 1। क्लोराइड 2, उस तरफ 1। सोडियम 2 रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में कितना, 1। आपके पास सल्फर कितना है, 1, उधर भी कितना है, 1। नाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस दिस इक्वेशन। और हमने लिख लिया कि कितने कितने आपके एलिमेंट्स जो हैं वो रिएक्टेंट साइड में है और प्रोडक्ट साइड में है। वी लेफ्ट विद दिस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज 4 ऑन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में भी कितने ऑक्सीजन है आपके पास, 4। अब जो सबसे बड़ा नंबर है वो तो पहले से बैलेंस है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है, और वो किसका है, ऑक्सीजन का। वो पहले से बैलेंस है रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। आप क्या करते हैं, पहला रूल ये कहता है कि आपके पास, आपने सबसे पहले वो वाला एलिमेंट देखना है जो सबसे ज्यादा नंबर में है, इधर ऑन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। क्लियर है? फिर उसको बैलेंस करने की कोशिश करनी है आपने सबसे पहले। अब यहाँ पे वो तो पहले से बैलेंस है। अब बेरियम बैलेंस है ऑलरेडी, सल्फर बैलेंस है ऑलरेडी, ऑक्सीजन बैलेंस है ऑलरेडी। बैलेंस करने को हमारे पास क्या है, क्लोराइड और सोडियम। ठीक है, इस तरफ 2 आपके पास क्लोरीन है, इस तरफ 2 आपके पास सोडियम है। यहां हम देख रहे हैं सोडियम और क्लोराइड के बीच में क्या बन गया है, एक बॉन्ड बन गया है। और इसको 2 बनाने के लिए अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सोडियम भी 2 हो गया और क्लोराइड भी कितना हो गया, 2 हो गया। हो जाएगा ऐसा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये भी बराबर हो गया और ये भी बराबर हो गया। अब सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स, ज्यादा हमें इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, बराबर। क्लियर है? रिएक्टेंट साइड में देख रहे हैं, प्रोडक्ट साइड में देख रहे हैं, दोनों के दोनों मतलब जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं वो क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इस तरह से आपने क्या करनी है, बैलेंसिंग करनी है। चलिए और इक्वेशंस लिख लेते हैं कुछ। Reaction is in between iron and water. Now see, टेबल बना लेते हैं एलिमेंट के लिए, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। एलिमेंट कौन सा, आयरन है, एलिमेंट हाइड्रोजन है, एलिमेंट ऑक्सीजन है। इधर देखिए आयरन है, लिख लिया है, ऑक्सीजन है वो भी लिख लिया, हाइड्रोजन है वो भी लिख लिया। बार बार नहीं लिखने की, रिएक्टेंट के लिए अलग से लिखो और प्रोडक्ट के लिए अलग से लिखो। ठीक है, आयरन देखिए ऑन द रिएक्टेंट साइड इट इज 1, ऑन द प्रोडक्ट साइड इट इज 3, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 4। सबसे ज्यादा कौन सा नंबर है यहाँ पे, ऑक्सीजन। ठीक है, 4। तो सबसे पहले हमको उसको बैलेंस करना है, यहां पे हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 4 से। ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। इफ ऑन द प्रोडक्ट साइड आई हैव 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, देन व्हाट टू डू ओवर हियर, आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद 4। ऐसा नहीं कि यहां लगा दो तुम 4, क्योंकि ये बॉन्डेड फॉर्म में हाइड्रोजन के साथ इसका लिंक है। ऐसा नहीं कि तुम 4 इसके आगे लगा दो, नो। 4 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये तो हो गया, ये तो बराबर हो गया, ये 4 के बराबर हो गया। बट यहाँ पे हाइड्रोजन भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया। हाइड्रोजन की जो वैल्यू है कितनी आ गया यहाँ पे, 8 आ गया आपके पास। कितने हाइड्रोजन आ गए आपके पास, 8 हो गए। ऋषि का क्या हुआ बेटा, एट हो गए, इधर 2 है। हाउ टू मेक इट 8, कैसे बनाएंगे 8, 4 से मल्टीप्लाई करके। 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 8 हो जाएगा ना। ये लीजिए, बाकी क्या बचा आपको बैलेंस करने के लिए,
बाकी बैलेंस करने के लिए बचा आयरन, इधर 1 आयरन है और इधर कितने हैं 3 हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लीजिए मल्टीप्लाई कर दिया हमने, बैलेंस हो गई इक्वेशन। देखो जरा 3 आयरन 3 आयरन 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, इक्वेशन इज बैलेंस्ड वन। कैसी हो गई इक्वेशन, बैलेंस हो गई, हो गई। चलिए अब आप लिखेंगे आप खुद करेंगे इसको अभी। चलो बैलेंस करो इसको। आपके पास प्रोपेन है, प्रोपेन का कंबस्शन किया आपने एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बैलेंस दिस इक्वेशन। फर्स्टली मेक अ टेबल, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना फिर तो आप ऐसे ही कर लेंगे। वैभव लग रहा है पता? यस मैम। चलो करो फिर इसको बैलेंस, आप भी बताएंगे मुझे ये कैसे करनी है बैलेंस। कार्बन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड में आपके पास कार्बन 3 है, उधर 1 है, हाइड्रोजन 8 है, उधर हाइड्रोजन 2 है, देन ऑक्सीजन 2 है इधर, और उधर 2 और 1 3 है। सबसे पहला काम क्या, बैलेंस करना हाइड्रोजन को। इधर 8 है इधर 2 है, कैसे हो जाएगा, ऐसा होगा। हाइड्रोजन 8 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए 4 यहां और 2 यहां, 6 हो गए 6, और इधर कितने 2 है। तो अब मैं इनको अगर बैलेंस करना चाहूं तो मैं यहां नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं ये बैलेंस होंगे, अभी पहले कार्बन को बैलेंस करना पड़ेगा हमें। कार्बन बैलेंस करने के बाद फिर ऑक्सीजन का नंबर एक्चुअली चेंज होगा, इसलिए हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस ना करके पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं। मैंने 3 लगाया ना यहाँ पे, तो 3 कार्बन तो बैलेंस हो गया, पर आपका ऑक्सीजन चेंज हो गया ना। 3 2 6, 6 + 4 10, हाउ मेनी ऑक्सीजन 10। क्लियर है, इज इट क्लियर? ओवर हियर वी हैव ओनली 2 मल्टीप्लाइड विद 5 हो गया 10। पहले नहीं तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करने जा रही थी, 3 से मल्टीप्लाई करने जा रही थी कि यहाँ 6 और उधर भी 6, बट उसके बाद भी यहाँ पे चेंज आया। जब आपने कार्बन को बैलेंस किया तो ऑक्सीजन का नंबर चेंज हो गया, दैट्स वाई हमने ऑक्सीजन को ना बाद में बैलेंस किया। ये है हिट एंड ट्रायल। पहले मैंने 3 लगा दिया, अच्छा मुझे लगा नहीं ये तो बैलेंस नहीं हुआ, ये तो गड़बड़ हो गया, उधर वाला तो चेंज हो गया ना, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपने 3 लगा भी दिया था पहले तो आप उसको बाद में हटा भी सकते हैं ना।
कि भाई मैंने कार्बन भी तो बैलेंस किया, तो कार्बन के बैलेंसिंग से मेरा ऑक्सीजन का जो नंबर था वो गड़बड़ हो गया है, इसलिए मुझे क्या करना है, उसको बाद में चेंज कर लें आप उसको, है ना। तो ऐसा आपने इसको बैलेंस करना है, समझ गए। ऐसा नहीं कि भाई मैंने अरे मैंने तो बैलेंस कर दिया, 6 और 6 हो गए, अब मैं ये कैसे करूं। तो ऐसा तो कोई आपको कंपल्शन नहीं है, किसी ने थोड़ी बोला है कि भाई आप 3 लगा के उसको हटा नहीं सकते। क्लियर है? इज इट क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज हमने क्या बैलेंसिंग सीखी है और कुछ हमने एडिशनल इंफॉर्मेशंस देखी हैं कि अगर हमें एक केमिकल रिएक्शन लिखना है तो उसमें हम स्टेट भी मेंशन कर सकते हैं, हम उसमें अपने एसिड की स्ट्रेंथ को मेंशन कर सकते हैं बाय राइटिंग डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। उसमें हम जो हमारे पास कंडीशंस हैं, एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं लाइक टेम्परेचर या प्रेशर का कंडीशन है, तो उसको हम ऊपर ब्रैकेट के ऊपर उसके एरो के ऊपर लिख सकते हैं। क्लियर है? और भी हमने बोला कि रिएक्शन स्लो है या फास्ट है, हाउ टू राइट द रिवर्सिबल रिएक्शन। सो बैलेंसिंग भी हमने थोड़ी सी देखी है, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। ओके, थैंक यू।